नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समाज के कमजोर वर्गों के अंतर्गत महिलाओं पे चर्चा करेंगे। महिला और महिला सशक्तिकरण पे चर्चा करने वाले हैं। इस क्लास में हम महिला सशक्तिकरण क्या है, महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम कौन कौन से हैं, कानून कौन कौन से बने हुए हैं, उन पे चर्चा करेंगे। प्रश्न है वो यहाँ से और यहाँ से महिलाओं से संबंधित संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं से पूछे जाते हैं। ये दोनों जो अपने पॉइंट है वो महत्वपूर्ण है। महिला आयोग और महत्वपूर्ण वर्ष एवं दिवस, कभी कभी इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो पहले हम महिला सशक्तिकरण की बात करें। जैसा कि नाम से पता चलता है, महिला सशक्तिकरण यानी महिलाओं को सशक्त करना, शक्ति संपन्न करना। ये छोटी सी परिभाषा लेते हैं, उसके बाद में हम अपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे आने वाले हैं। तो महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य है कि नीति निर्माण, जो भी नीतियां बनती है या जो भी निर्णय प्रक्रिया है, जो भी समाज के अंदर, परिवार के अंदर, देश के अंदर, आर्थिक मामलों के अंदर, यानी जीवन के सभी पक्षों में, सभी पक्ष कौन से हो जाएंगे? सामाजिक पक्ष हो जाता है, आर्थिक पक्ष हो जाता है, राजनीतिक पक्ष हो जाता है, प्रशासनिक क्षेत्र हो जाता है। इन सभी क्षेत्रों में नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना, इन क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अगर हम भारत में महिलाओं की वर्तमान में स्थिति देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। चर्चा जरूर करते हैं हम, कुछ मायनों में शिक्षा के मामले में, नौकरियों के मामले में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ अच्छी स्थिति भारत में महिलाओं की नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अभी राजनीति की अगर बात करें तो देश में 543 एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम चुनते हैं। उनमें से केवल 78 महिलाएं ही सांसद है। महिलाएं एमपी की संख्या है वो 78 है, 78 है, यानी 14.3% महिलाएं हैं। बाकी तो नहीं है, बाकी सारे के सारे पुरुष हैं। तो अभी देखो बहुत कुछ, अभी इसको आगे तक ले जाने हमें आवश्यकता है। महिला सांसदों की अगर राज्यसभा में बात करें तो केवल 24 महिला सांसद है वो राज्यसभा के अंदर है, यानी 102 महिलाएं है। और वो भी इतिहास में सबसे अधिक संख्या इसी लोकसभा में वर्तमान में 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये चुन के आई है। अगर हम वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक की बात करें, 2022 में वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये स्विट्जरलैंड की एक एनजीओ है जो प्रतिवर्ष ये रिपोर्ट है वो जारी करता है। तो इस सूचकांक में भारत का स्थान 146 देशों में 135वां है। यानी भारत के अंदर जो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो लैंगिक अनुपात है, जो अंतराल है, उसमें भारत 135वें नंबर पर है। यानी भारत से केवल 11 देश ऐसे ही हैं जहां पे महिलाओं के साथ भेदभाव अधिक होता है। 134 देशों में भारत से कम महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अगर साक्षरता की बात करें तो 2011 के अंदर महिला साक्षरता की जो दर है वो 65.46 है। कितनी है? 65.46 है। और पुरुषों की 82 कुछ समथिंग है। तो कितना अंतर आ रहा है। और बाल लिंग अनुपात की बात करें तो 919 है। कितना है? 919 है। तो अभी महिलाओं की स्थिति है भारत में कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है। महिलाओं से संबंधित बहुत सारे नियम, कानून, संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं जिनका बेनिफिट हमें मिल रहा है। और सोच रहे हैं कि निकट भविष्य में भी जो समानता की बात है वो हो जाएगी। एक पॉइंट मैंने यहाँ छोड़ दिया कि जो एक देखो, महिला और पुरुष के अंदर क्या अंतर होता है। महिला और पुरुष के अंदर एक तो शारीरिक बनावट के अंदर होता है। तो शारीरिक बनावट के अंदर जो भेदभाव है उसको बोलते हैं लिंग। उसको क्या बोलते हैं? लिंग बोलते हैं। लेकिन सामाजिक रूप से जो महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है उसको बोलते हैं जेंडर। क्या बोलते हैं? जेंडर बोलते हैं। ये लिंग यानी सेक्स और ये जेंडर है। तो ये सामाजिक आधार पे जो महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो घरों में खाना है वो कौन बनाती है? महिलाएं बनाती है। चाहे पति पत्नी दोनों जॉब पे है तो ज़्यादातर महिलाएं ही खाना बनाती है। लेकिन जो होटल है, अब ये कह सकते हो कि जी ये तो महिलाएं
ही इसके लिए उपयुक्त है। लेकिन जो बड़े बड़े जितने होटल्स हैं, ढाबे हैं, उनमें खाना कौन बनाता है? पुरुष बनाता है। यानी खाना पुरुष बना सकता है लेकिन वो घर पे नहीं बनाता है। तो इस प्रकार का जो भेदभाव है सामाजिक आधार पे, उसको कहते हैं जेंडर। ये अलग बात है कि कुछ पुरुषों को भी खाना बनाना पड़ता है और कुछ घरों में हो सकता है महिलाएं खाना ना बनाए, लेकिन मैं मोस्टली की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। अगर हम इतिहास के अंदर, भारत के अंदर महिलाओं की स्थिति देखें तो कहा जाता है कि वैदिक काल के अंदर, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि किस काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो गई, किसके अंदर है महिलाओं की गिरावट थी वो सबसे अधिक थी। तो वैदिक काल के अंदर ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता था। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की कुरीतियां नहीं थी। उनको शिक्षा का अधिकार भी था, उपनयन संस्कार महिलाओं का भी होता था। और उस समय की कई महिलाओं के नाम भी हम ले सकते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, उस समय महिलाओं को एजुकेशन का अधिकार था। और कहते हैं कि धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना प्रारंभ हो गया था। शुरुआत थी वो उत्तर वैदिक काल में हो गई थी। उत्तर वैदिक काल माना जाता है 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी बाद तक। और बाद में धर्मग्रंथ, धर्मशास्त्र काल आया जाता है जिसमें भी महिलाओं की स्थिति में गिरावट थी वो जारी रही। यहाँ पे बाल विवाह की प्रथा वो शुरुआत हो चुकी थी। महिलाओं को घरों के अंदर ही, मनु का एक कथन है कि महिलाओं को स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि बचपन में वो अपने पिता के अंडर में, जवानी में अपने पति के अंडर में और बुढ़ापे में अपने पुत्रों के निर्देशन में कार्य करे। तो ये मनुस्मृति में, यानी धर्मशास्त्र काल में गिरावट थी वो जारी थी। लेकिन जब मध्यकाल आते आते तक, मध्यकाल आते आते तक लगभग 11वीं शताब्दी के बाद या 14वीं शताब्दी के बाद महिलाओं के जीवन में अत्यधिक गिरावट आई। अब यहाँ पे पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि जो कुरीतियां थी वो आ चुकी थी। इन सब का कारण क्या था? इन सब का कारण था विदेशी आक्रमण जो भारत पे हुए थे। विदेशी जो आक्रमण भारत पे हुए तो वो सैनिक जातियां थी, अपने साथ केवल पुरुष आए थे, महिलाओं को नहीं लाए थे। तो वो भारत की जो महिलाएं थी उन पे बुरी नजर रखने लगे थे, उनके पे अत्याचार करने लगे थे। तब उनको घूंघट के अंदर बंद कर दिया गया था कि उनकी कुदृष्टि से बचा जा सके। और साथ में ही इस्लाम के अंदर जो आए थे उनमें जो क्या बोलते हैं, हिजाब बोलते हैं, उनकी परंपरा थी, उसका प्रभाव भी भारत पे पड़ा। और बाद में जब युद्ध हुए, युद्ध में जो महिलाएं बच जाती थी, तब सती प्रथा की बात जो शुरुआत हुई थी, जौहर जिनको बोलते हैं वो भी एक सती प्रथा का ही उदाहरण है। और बाल विवाह कम उम्र में ही शादियां हैं, वो पहले हो चुकी थी लेकिन मध्यकाल में और ज़्यादा कम उम्र में शादियां होनी लग गई। यानी महिलाओं की स्थिति में सबसे अधिक गिरावट थी। जो एक अंधकार का युग महिलाओं के दृष्टिकोण से कह सकते हैं, वो कौन सा है? वो है मध्यकाल। वो कौन सा है? मध्यकाल है, जो महिलाओं की स्थिति में गिरावट का सबसे महत्वपूर्ण दौर माना जाता है। और अंग्रेजी शासन काल के दौरान कुछ कुछ सुधार है वो प्रारंभ हुए थे जो आज तक जारी है, जो आज तक जारी है। तो अगर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए कानूनों का सहारा लिया गया है, अधिनियम बहुत बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ अधिनियम ऐसे हैं जो आज तक नहीं आ पाए हैं। जैसे कि लोकसभा के अंदर महिला आरक्षण विधेयक, महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बनाया, बात की जा रही है लेकिन अभी तक बना नहीं है। तो अगर हम शुरुआत करें कि महिला सुधार के लिए जो अधिनियम बने थे, तो सबसे पहले जो अधिनियम बना था वो था सती प्रथा निवारण अधिनियम। क्या था? सती प्रथा निवारण अधिनियम 1829 के अंदर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से उन्होंने कहा था कि कहीं भी हिंदू धर्म ग्रंथों के अंदर सती प्रथा का वर्णन नहीं है, ये बुराई बाद में आई है, इसको समाप्त करना चाहिए। तो इन्होंने प्रयास किया था। और उस समय जब भी कोई परिवर्तन होता है, देखो महिलावादी आंदोलन है, उनकी चर्चा में एक अलग वीडियोज में कर चुका हूं। आज हम महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा कर रहे हैं। कोई भी परिवर्तन होता है तो उसका विरोध किया जाता है। सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने के लिए जब प्रयास हुए तो तत्कालीन पंडितों ने, पुरोहितों ने इसका विरोध किया कि सती प्रथा तो बहुत अच्छी बात है, महिला को जलाना अच्छी बात है,
ऐसे हमारे धर्म गुरु उस समय थे और राजा राम मोहन राय को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो बाद में विलियम बेटिक का समय था 4 सितंबर 1829 को, शायद 4 सितंबर 1829 को ये अधिनियम है वो लागू हो गया था। इसलिए राजा राम मोहन राय को भारत में समाज सुधार के जनक के तौर पे जाना जाता है और कई बार इनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। और 1987 के अंदर 1829 में कानून बन चुका था, लेकिन 1987 के अंदर सीकर, राजस्थान के सीकर जिले के अंदर एक रूप कंवर नाम की महिला को सती करने का प्रयास किया गया था। कैसे करते हैं, उस पर प्रेशर बनाते हैं। वो सती नहीं होना चाहती है, लेकिन जब वो चिता जल रही होती है, सती का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जब पुरुष की मृत्यु हो जाती है, पति की मृत्यु हो जाती है, तो पत्नी को उसके साथ ही जला दिया जाता है और चारों तरफ लोग हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं डंडे लेकर, उसको वहां से निकलने नहीं देते थे। ये घटना 1887 की हुई थी। उसके बाद में संशोधन किया गया था जो 3 जनवरी 1988 से लागू हुआ था। उसके बाद सती प्रथा का कोई एग्जाम्पल देखने को नहीं मिला है। अगर ये पहला कानून था। अंतिम कानून की बात करें, हम सिलसिलेवार चलेंगे लेकिन बीच में ये लाया हूं, वो पहला कानून था महिला सशक्तिकरण के लिए, और जो अंतिम कानून बना हुआ है महिलाओं के लिए वो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको बोलते हैं ट्रिपल तलाक। क्या बोलते हैं? ट्रिपल तलाक जो अधिनियम, इस पे काफी वाद विवाद रहा है और कानून में कुछ कमियां भी हो सकता है रही हो, लेकिन जो 3 बार में तलाक 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 बोलने की जो परंपरा थी, 1 सेकंड के अंदर महिलाओं को जो तलाक देने की जो परंपरा थी, उसको बोलते हैं तलाक उल बिद्दत। तो तलाक उल बिद्दत, ट्रिपल तलाक जिसको हम बोलते हैं, ट्रिपल तलाक के भी कई अलग अलग ऑप्शन और हैं, लेकिन जो एक साथ 3 तलाक बोला जाता है जिसको तलाक उल बिद्दत बोलते हैं, उसको ये प्रतिबंधित करता है। और ये 1 अगस्त 2019 को लागू हो गया था अधिनियम। इससे पहले 1939 को भी कुछ प्रावधान है वो किए गए थे। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 1939 भी लागू हुआ था। और मुस्लिम महिलाओं से संबंधित एक कानून बना था, वो बना था 1937 के अंदर। 1937 के अंदर शरीयत कानून लागू हुआ था और 1939 में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। अगर उसके 1829 के बाद में 1856 के अंदर विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इससे पहले विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी। विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ये कानून बना था। ये लॉर्ड डलहौजी के समय बना था और लॉर्ड कैनिंग के समय लागू हुआ था। 16 दिसंबर 1856 में ये लागू हो गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित रीमेरिज से लेकर गोविंद रानाडे की कई पुस्तकें, गोविंद रानाडे की कई पुस्तकें हैं। विशेष विवाह अधिनियम 1856 ये ईसाई धर्म के लिए बनाया गया था। विशेष विवाह अधिनियम 1872। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में, ये है वो अजमेर के राजस्थान के एक समाज सुधारक थे हर विलास शारदा, उनके प्रयासों से बोलते हैं, इसलिए उनको शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। ये 1 अप्रैल 1930 को लागू हुआ। इस समय जो बाल विवाह के अंदर माना गया था कि जो लड़की की आयु है वो 14 वर्ष और लड़के की आयु है वो 18 वर्ष से कम है तो बाल विवाह माना जाएगा। फिर 1955 के अंदर जो लड़कियों की आयु थी वो कर दी गई थी 15 वर्ष और लड़कों की आयु है वो 18 वर्ष रखी गई थी। फिर 1978 के अंदर एक संशोधन किया गया था जिसके तहत लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी। इससे कम वालों का विवाह है वो बाल विवाह माना जाएगा। और वर्तमान के अंदर एक प्रस्ताव है वो चल रहा है जिसमें कहा गया है कि
महिला और पुरुष दोनों आयु है वो 21-21 होनी चाहिए। और इसमें अंतिम बार जो संशोधन हुआ है वो 1 नवंबर 2007, इसको बोलते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, और जो लागू हुआ था 1 नवंबर 2007 से। अभी 2020 पता नहीं किस के अंदर ये दोबारा इस पे विचार किया जा रहा है। अनैतिक व्यापार अधिनियम, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, ये मुख्य रूप से जो मानव व्यापार है और महिलाओं का व्यापार है इसको प्रतिषेध करता है। 1956 में बना। 1956 में कई कानून बने हैं। भरण पोषण अधिनियम 1956 में बना। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बना। इसमें महिलाओं को भी संपत्ति में, पिता की संपत्ति में अधिकार था वो दिया गया था। 2005 में इसमें संशोधन किया गया था, 2005 के अंदर। दहेज निवारण अधिनियम 1961 में दहेज निवारण अधिनियम बना था। और 1986 के अंदर इसमें संशोधन किया गया था। एक बार मैंने RTI लगाकर ये जानने का प्रयास किया था कि दहेज निवारण अधिनियम 1961 के तहत राजस्थान के अंदर कितने मुकदमे दर्ज हैं। दहेज निवारण अधिनियम 1961 के तहत कितने मुकदमे दर्ज हैं, तो जवाब आया कि इस अधिनियम के तहत एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। क्यों नहीं है इसके अंदर? क्योंकि जो दहेज के जो मामले होते हैं वो कब होते हैं? दहेज के मामले जब शादी होती है तब नहीं होते हैं। दहेज लिया जाता है और दिया जाता है, और लेना और देना दोनों ही कानूनी रूप से अपराध है। लेकिन तब कोई इसकी शिकायत नहीं करता है। जब शादी बिगड़ जाती है या दहेज के लिए परेशान किया जाता है, उसके बाद में किया जाता है। और इसके लिए बाद में कानून बना हुआ है 398 IPC की धारा है 398A, दहेज प्रताड़ना का केस, तो उसके तहत ये मुकदमा है वो दर्ज होता है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में बना था। और 2017 के अंदर इसके संशोधन किया गया है। अब महिला है वो 730 दिन जो चाइल्ड केयर लीव है वो ले सकती है। 6 महीने का तो मातृत्व अवकाश है, और उसके बाद में जो चाइल्ड केयर लीव है वो 2 साल की है। आगे है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1876 में समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है वो की गई है। इससे पहले महिला और पुरुषों को, आज भी कई क्षेत्रों के अंदर महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता है। शिशु गृहों की स्थापना, क्रेच शिशु गृह की स्थापना 1976 में अधिनियम बना था, जहां कहीं भी 30 से अधिक महिलाएं श्रमिक कार्य कर रही है वहां पे शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी। ये जो बागान होते हैं, बागान अधिनियम बना था, उसमें भी इसका जिक्र किया गया है। और जो बीड़ी सिगार बनाती है महिलाएं, बड़े पैमाने पे बनाती है, तो वहां पे भी इस प्रकार की बात है वो की गई है। स्त्री अशिष्ट निरूपण निवारण अधिनियम 1986, स्त्री अशिष्ट निरूपण निवारण अधिनियम 1986 के अंदर बना था। यानी अश्लील चित्रण महिलाओं का अगर किया जाता है किसी सोशल मीडिया के अंदर, तो उसको रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया था। मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम, मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 1986, ये जो कानून है ये बनाया गया था। लेकिन बाद में जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उनके विरोध के बाद में केस हुआ था 1986 के अंदर, साहबानो केस। क्या था? केस का नाम था साहबानो केस। तो उसमें भरण पोषण की बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि महिला को भरण पोषण का अधिकार है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन बाद में इसका विरोध हुआ था, और उस समय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनको ये कानून वापस लेना पड़ा। विरोध के परिणाम स्वरूप उनको ये कानून है वो वापस लेना पड़ा। वेश्यावृत्ति या अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, निवारण अधिनियम 1986, इसमें जो अनैतिक देह व्यापार या जो वेश्यावृत्ति है उसकी रोकथाम के लिए बनाया गया है। प्रसव पूर्व तकनीक अधिनियम, प्रसव पूर्व निदान यानी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1994 के अंदर ये कानून है वो बनाया गया है। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड 1953 में,
बनाया गया, ये समाज के कमजोर वर्गों के लिए किए गए थे। तो ये प्रमुख एक्ट थे। अब हम बात करेंगे कि संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। तो समानता का अधिकार है वो सब पर ही लागू होता है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 के अंदर कहा गया है। किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15 के अंदर किसी भी प्रकार की भेदभाव जिसमें लिंग भी आता है को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन की बात है वो कही गई है और राज्य इसको लागू करेगा। तो 1976 के अंदर इस पर भी कानून है वो बना दिया गया है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 23 और 24 है वो भी महिलाओं से संबंधित, इसको मान सकते हैं हम। अनुच्छेद 40 के अंदर जो पंचायती राज की बात की गई है, 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, 1/3 आरक्षण दिया गया है और कुछ कुछ राज्यों में 50% आरक्षण दिया गया है। कितना आरक्षण दिया गया है? 50% आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 42 में कहा गया है कि प्रसूति सहायता है वो राज्य महिलाओं को प्रदान करेगा। और अनुच्छेद 47 में महिलाओं के जीवन स्तर और पोषाहार के स्तर में सुधार करने के लिए ये कानून है वो अनुच्छेद है वो बनाया गया है। नीति निर्देशक तत्व है, ये पहला मौलिक अधिकार है, ये सारे नीति निर्देशक तत्व है और ये क्या है? मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद 51 क में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले रीति रिवाजों एवं परंपराओं को त्यागने की चर्चा की गई है। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 ये अधिनियम था, विधेयक लाया गया था और इसका जो गठन था वो 31 जनवरी 1992 को किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 और इसका गठन कब हुआ था? महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 को हुआ। रेखा शर्मा वर्तमान में इनकी अध्यक्ष हैं और जयंती पटनायक प्रथम इसकी अध्यक्ष थी। इसमें से अध्यक्ष होंगे, 5 इसके सदस्य होंगे, जिसमें एक सदस्य है वो अनुसूचित जाति या जनजाति का होगा। और ये जो महिला विधेयक बनाया गया था तो ये 1994 के अंदर एक समिति बनी थी कि भारत में महिलाओं की स्थिति पर समिति, उन्होंने ये सिफारिश की थी और इसके आधार पे ये महिला आयोग का गठन है वो किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे 1998 में पहली बार लाया गया था और आज तक तो इसमें जो लोकसभा और राज्य विधानसभा है 330 क और 332 क, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने की बात है वो कही गई है, लेकिन आज तक ये अधिनियम है वो नहीं बना। हमारे राजनेता हर बार बोल देते हैं कि महिलाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए, महिला सशक्तिकरण होना चाहिए, लेकिन वो जब ये विधेयक की बात आते हैं तो बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? अरे 33% तो मना है। मैं तो कहता हूं कि महिला जो MP है अगर उनकी आबादी लगभग 50% है तो आरक्षण है वो 50% मिलना चाहिए। अब पंचायती राज में तो दे दिया है लेकिन लोकसभा और विधानसभा में नहीं देंगे क्योंकि कानून बनाना उनके हाथ में है, तो उनका तो कुछ जाता नहीं है छोटे स्तर पे। तो बड़े स्तर पे देने में 33% देने में ही जोर आ रहा है, 50% तो दूर की बात है। और बात है वो बड़ी बड़ी करेंगे कि महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। कैसे बढ़ेंगे? आप कानून बना दीजिए। कितना है पुरुषों का अनुपात? कितना है? 78 को छोड़ के सारे के सारे पुरुष ही हैं। किसने रोका आपको 33 से? अरे कितना मांग रही है? 50% महिलाएं 33% ही तो आरक्षण मांग रही है। देने में कहाँ दिक्कत है? लेकिन नहीं देने वाले। 1998 से 2023 आ गया है, यानी 25 साल हो गए, लेकिन ये विधेयक है वो नहीं बना। तो ये हमारे राजनेताओं की कथनी और करनी में फर्क को स्पष्ट करता है। बात तो सारे करते हैं लेकिन देता कोई नहीं है। 1985 के अंदर महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना हुई। राम आहूजा ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों को कुल 6 भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया है? 6 भागों में विभाजित किया है। और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट हिंदी में है, तो ये स्विट्जरलैंड की एक गैर सरकारी संस्था है। विश्व आर्थिक मंच
जो 2006 से कुछ इसने संकेतक बनाए हैं। पहला संकेतक है आर्थिक भागीदारी एवं अवसर, यानी आर्थिक मामलों में महिला और पुरुष में कितना भेदभाव होता है, शैक्षणिक उपलब्धि महिलाओं और पुरुषों की कितनी है, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता और राजनीतिक सहभागिता, इन 4 आधारों पे विश्व आर्थिक मंच ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक जारी करता है और इसमें भारत का स्थान कितना था, 135 देशों में 146 देशों के अंदर, यानी बहुत ज्यादा गिरावट भारतीय महिलाओं की स्थिति में है। अगर हम इसके प्रमुख दिवसों व वर्षों की बात करें तो 19 के अंदर महिलाओं का पहला संघ बना था भारतीय महिला संघ, और 1927 के अंदर ये था अखिल भारतीय महिला संघ। ये महिला संघ था, ये अखिल भारतीय पे बना था 1927 के अंदर। 1975 को महिला वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था, और 1985 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक घोषित किया गया था, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो महिलावादी आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 8 मार्च 1857 में। कब? 1857 में। तो इस दिन के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 8 मार्च को 1975 के बाद से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात की गई है। एक राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, नोट कर लेना, मुझे अभी पता नहीं है। राष्ट्रीय महिला दिवस है और मुझे अभी पता नहीं कि किस तारीख को आता है, वो अलग आता है। एक होता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, तो जो महिलावादी आंदोलन था उसमें मैं चर्चा कर चुका हूं। इसमें राष्ट्रीय बालिका दिवस की शुरुआत कब हुई थी और कैसे हुई थी। 2001 को भारत के अंदर महिला सशक्तिकरण वर्ष या अधिकारिता वर्ष मनाया जाता है। 2001 को भारत के अंदर राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001, और अंतर्राष्ट्रीय महिला 1975। 2013 के अंदर बनाया गया था महिला सुरक्षा वर्ष। महिला सुरक्षा वर्ष कौन सा वर्ष बनाया गया था? महिला सुरक्षा वर्ष, क्योंकि 2012 के अंदर 16 दिसंबर 2012 भारत के इतिहास के अंदर एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे भारत को एक चीज पे सोचने के लिए विवश कर दिया था। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन हुआ था निर्भया कांड। दिल्ली के अंदर निर्भया कांड हुआ था। एक महिला के साथ, एक लड़की के साथ ज्यादती की गई थी, और उसके बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी। 2013 को महिला सुरक्षा वर्ष बनाया गया था, और JS वर्मा थे शायद तक इनका पूरा नाम। निर्भया कोष का फंड बनाया गया था, अलग से महिला बैंक बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे उन पे कोई ज्यादा अमल नहीं हुआ है। तो ये एक और बच गया था अधिनियम है, जो एक अधिनियम और बचा है, एक अधिनियम बन गया था, इसमें नहीं आया, मैं वैसे अलग से बता देता हूं। एक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, कार्यस्थल पे महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम बना था 2013 के अंदर। कब बना था? 2013 के अंदर कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, यानी जो कार्यस्थल पर महिलाओं के पे जो लैंगिक उत्पीड़न होता है, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, किसी भी रूप से हो, यानी कोई महिला के पास जाने की कोशिश करता है, उसको अलग छेड़खानी करता है, तो इस प्रकार की घटनाओं को, क्योंकि ज़्यादातर जो अपराध होते हैं वो महिलाओं के जानकार लोग ही करते हैं, तो ये 2013 के अंदर बना था। और ये कानून बना था विशाखा, किसके द्वारा? विशाखा गाइडलाइन। नाम सुना है विशाखा गाइडलाइन? विशाखा गाइडलाइन क्या है? क्या हुआ था? इसके पीछे की कहानी ये है कि 1994 को राजस्थान के अंदर भंवरी देवी एक समाज सेविका थी।
उसने 1994 के अंदर एक बाल विवाह का विरोध किया था। क्या किया था? एक बाल विवाह का विरोध किया था, बाल विवाह को रोकना चाहता था। तो बाद में क्या हुआ कि लोगों को नहीं कहेंगे, कुछ ही लोग थे, उन्होंने उस महिला से वो बैर रखना शुरू कर दिया था। तो कितने लोग थे पता नहीं था, लेकिन 1997 में भंवरी देवी के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। सामूहिक दुष्कर्म हुआ क्योंकि उसने 1994 में बाल विवाह रोका था। दबंग लोग थे, उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया। उस केस को विशाखा नाम का एक एनजीओ संगठन है, उसने रखा था। इसको बोलते हैं विशाखा गाइडलाइन, सॉरी विशाखा बनाम राजस्थान सरकार। तो ये इस मामले को 1997 के अंदर ही विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी। क्या हुई थी? विशाखा गाइडलाइन जारी हुई थी कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को किस प्रकार से रोका जाए। और इस विशाखा गाइडलाइन को कानून के रूप में जो दिया गया था वो था कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। तो इसके अंदर एक आंतरिक जांच कमेटी होती है। जब भी कोई महिला, एक निश्चित सीमा है कि अगर किसी संगठन के अंदर 10 से अधिक महिलाएं हैं तो वहां पर 10 लोगों की एक कमेटी बनती है, आंतरिक जांच कमेटी बनती है। महिला कर्मचारियों की संख्या मुझे पता नहीं है, 10 लोगों की एक कमेटी बनेगी, वो उसकी जांच करेगी और वो इस पे एक्शन लेगी। तो इसमें 1 साल तक की सजा का प्रावधान है वो किया गया है। एक कानून और था, एक कानून और है जो आना चाहिए था। कहाँ? एक कानून और है घरेलू हिंसा अधिनियम। क्या है? घरेलू हिंसा अधिनियम। घरेलू हिंसा अधिनियम ये कब बना था? ये बना था 2005 के अंदर बना था। कब बना था? 2005 में ये कानून बना हुआ था और 2006 के अंदर ये कानून लागू हुआ था। इसमें कुल 5 प्रकार की महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए कुल 5 प्रकार की जो घरेलू हिंसा है, इसमें है मानसिक, मौखिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, मौखिक, आर्थिक, दुर्व्यवहार। एक और है, याद नहीं आ रहा है मुझे। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, मौखिक हो गया, भावनात्मक, शायद भावनात्मक ही है। 5 प्रकार के कुछ बताए गए हैं। अगर इस प्रकार से महिलाओं के खिलाफ कोई दुर्व्यवहार होता है तो इस पे ये एक्शन है वो लिया जाता है। तो ये घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में बना था और 2006 के अंदर ये लागू हुआ था। तो ये आज की हमारी क्लास थी। तो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, और अगर कुछ कमियां हैं तो वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। धन्यवाद।